आइए ट्रेंड देखते हैं, है ना, जनरल ट्रेंड। अच्छा, ये जनरल ट्रेंड है। इसके बाद मैं इसके एक्सेप्शन ही बताऊंगा, ठीक है, कहां कहां इरेगुलरिटी है इस ट्रेंड से और उसके क्या कारण है। जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, क्या जनरल ट्रेंड है? पीरियोडिक टेबल में जब आप इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या क्या मिलता है ना, जैसे मैं यहां से शुरुआत करता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अगर आप इनके साइज कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐसा पाएंगे क्या कि लिथियम से थोड़ा सा बेरिलियम छोटा होगा, बेरिलियम से थोड़ा सा बोरॉन छोटा होगा, बोरॉन से थोड़ा सा ही कार्बन छोटा होगा, ठीक है। तो इनके साइज में बहुत डिक्रीज तो होता है पर बहुत अप्रिशिएबल नहीं होता, ठीक है ना, इस तरह का हल्का सा डिक्रीज होता है। वजह भी है, ये सब सभी सेकेंड पीरियड के सदस्य हैं, तो इनका जो है सेकेंड पीरियड के होने की वजह से दो ही शेल होंगे, दो शेल सब में है तो साइज लगभग कंपेरेबल होता है। लेकिन अगर आप बहुत ही स्ट्रिक्टली पूछिए तो ये इधर से इधर जाते वक्त घटता जाता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, नियॉन का साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो इन एक्सेप्शन और इरेगुलरिटीज पे बातचीत करूंगा मैं। तो लोगों ने कहा कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, देन द एटॉमिक रेडियाई decreases, and the reason is effective nuclear charge increases, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियाई घटता जाता है क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, ठीक है। ये इसका रूल हो गया कि एटॉमिक रेडियाई घटता इसलिए जाता है क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब अगली चीज मन में आती है कि यार ये Z इफेक्टिव क्या है, तो इसको भी समझते हैं, आते हैं इस पे। अभी आप इससे पहले टॉप टू बॉटम का भी अप्रोच समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप टॉप से बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो लिथियम है, लिथियम में दो शेल्स हैं, तो इन सब में ही दो शेल्स थे, ठीक है, सब में दो दो शेल है। लिथियम से जैसे ही आप सोडियम पे आएंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे। अब 1 2 3 शेल्स हो जाएंगे। पोटेशियम पे आएंगे तो शेल्स और बढ़ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4, है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि, है ना, आप किस पीरियड में है वो आपके नंबर ऑफ शेल्स, वैलेंस शेल डिसाइड करता है, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड के लोग हैं तो उतने ही नंबर ऑफ शेल्स होंगे। तो आप यहाँ पे इट इज प्रीटी एविडेंट दैट यहाँ नीचे जाते वक्त इनका रेडियस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे, है ना, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता जाएगा। तो टॉप टू बॉटम आते वक्त उतना कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता जाएगा, पर यहां कंफ्यूजन है, व्हाट इज Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव कहते हैं किसको है, तो आइए Z इफेक्टिव पता लगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, Z इफेक्टिव एंड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, इसको आप स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। Z इफेक्टिव या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है समझा जाए। ऐसा माना जाता है कि जब भी एटम होते हैं, जब मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, सोडियम का ही न्यूक्लियस ले लीजिए या मैग्नीशियम का ही न्यूक्लियस ले लीजिए, मैंने मैग्नीशियम का न्यूक्लियस ले लिया, एटम ले लिया। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, इनर कोर, है ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 8 यहां हो जाएंगे, और 2 बाहर हो गए। अब होता क्या है कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कहीं ना कहीं, है ना, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इसकी तरफ लग रहा है, ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी रखता है, वो कुछ हद तक इफेक्टिवली इन इलेक्ट्रॉन के, देखिए न्यूक्लियस इसको खींच रहा है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल भी कर रहे हैं। अगर आप उनके ऊपर नेट रिपल्सिव फोर्स इस तरफ भी मान लीजिए तो अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है। ये कुछ इस तरह से है कि किसी चीज को 10 न्यूटन से आप इधर खींच रहे हैं और 1 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, तो इफेक्टिवली उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 9 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। ऐसा ही यहां हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन से अगर आप पूछेंगे
कि तुम्हें न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स महसूस हो रहा है, तो ये इसका जवाब आएगा यार मुझे तो 8 ही लग रहा है। एक्चुअली मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 12। ठीक है, यानी जरूर 12 प्रोटॉन का जो फोर्स है ना, उसको है ना 4 प्रोटॉन इनका अगर मैं रिपल्शन गिनूं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इतना रिपल्शन है वो 4 प्रोटॉन के रिपल्शन के बराबर है। ठीक है, 4 प्रोटॉन एक अगर मान लीजिए प्रोटॉन नेगेटिवली चार्ज हो जाते है ना, और तो इलेक्ट्रॉन को जितना रिपेल करते वो रिपल्सिव फोर्स 4 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 8 प्रोटॉन खींच रहे हैं, क्योंकि 12 प्रोटॉन के जो अट्रैक्टिव फोर्स था उसको बीच के इलेक्ट्रॉन ने शील्ड कर दिया है, कम कर दिया है। कितने से कम कर दिया है ना? 4 प्रोटॉन के फोर्स को नलिफाई कर दिया गया है। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स इतना है कि 4 प्रोटॉन के अट्रैक्शन को कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। यही आपका रियल न्यूक्लियर चार्ज है। ये 12 इज अ रियल न्यूक्लियर चार्ज। जो आपको महसूस होता है उसको आप क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से न्यूक्लियर चार्ज में जितनी कम, न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्टिव फोर्स में जितने की कमी आती है उसको मैं है ना सिग्मा कहता हूं। सिग्मा है ना, सिग्मा इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये रियल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और सिग्मा को कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहा जाता है। तो अब हमारा मकसद क्या है? यह पता लगाना कि क्या सच में इधर से इधर जाते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। अगर बढ़ता है तो कोई डाउट नहीं है रेडियस को घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, जिस फोर्स से न्यूक्लियस इफेक्टिवली खींच रहा है, अगर वो बढ़ता जाएगा तो एटम का साइज क्या करता जाएगा? श्रिंक करता जाएगा। ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस है कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो रेडियस श्रिंक करेगा। पर मुझे अभी प्रूफ करना है कि जेड इफेक्टिव सच में बढ़ता है कि नहीं इधर से इधर जाते वक्त। ठीक है, तो आइए इसको पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए स्लेटर ने एक रूल दिया। क्या? अगली चीज क्या? स्लेटर्स रूल। सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर ने एक फॉर्मूला बताया है ना, एक तरीका बताया। हम उसको कहते हैं स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल टू कैलकुलेट जेड इफेक्टिव। क्या रूल बताया गया? अगर कोई एटम है, ठीक है, अगर कोई एटम है और मान लीजिए ऐसा कोई एटम है, तो स्लेटर ने कहा जो सबसे बाहरी शेल होगा उसको उन्होंने nth शेल कहा। जिस भी एटम का सबसे वैलेंस शेल को क्या कहा उन्होंने? nth शेल कहा। ठीक है, इसके जस्ट अंदर वाले शेल को कहते हैं n-1th शेल। ठीक है ना, और इसके अंदर वाले शेल को क्या कहते हैं? n-2th शेल। मान लीजिए ऐसे बीच में बहुत सारे शेल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे शेल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे बीच में बहुत सारे नंबर्स भी आ जाएंगे, लेकिन अंत में आप कहां पहुंचेंगे? फर्स्ट शेल पे। ठीक है ना, फर्स्ट शेल पे पहुंचेंगे। तो जो आखिरी शेल जहां आप पहुंचते हैं, ठीक है, उसको आप फर्स्ट शेल कहते हैं। फर्स्ट शेल कहा जाता है। अब स्लेटर ने बड़ा ही साफ साफ बता दिया कि अगर आपके ही शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये अगर nth शेल है में इलेक्ट्रॉन है, तो अपने ही शेल में अगर कोई और इलेक्ट्रॉन है तो उसके वजह से जो शील्डिंग होगी है ना, nth शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से जो शील्डिंग होगी है ना, वो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू 0.35 पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन आप ही के शेल में है। ध्यान रखिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर शील्डिंग नहीं कर सकता। किसी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग, जैसे ये इलेक्ट्रॉन का मैं इस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कैलकुलेट करते समय मानूंगा कि इसके वजह से कुछ शील्डिंग हो रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खुद अपने ऊपर न्यूक्लियस द्वारा लगाए फोर्स की शील्डिंग नहीं कर सकता। इसलिए जिस इलेक्ट्रॉन की के लिए आप सिग्मा कैलकुलेट करते हो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो। उसके अलावा अगर nth शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.35 पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक है, अगर n-1th शेल है
तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर बाकी जितने भी शेल हैं सबके वजह से सिग्मा की वैल्यू 1 पर इलेक्ट्रॉन मानी जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं एक काम करता हूं, मैं अब एक एक करके इन लोगों को डिफाइन कर इनके जेड इफेक्टिव निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं कैसे जेड इफेक्टिव निकाला जा सकता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं व्यूअर्स के लिए लिख देना चाहता हूं कि शील्डिंग इफेक्ट is the effect in which inner core electrons decrease the inner core electron decrease the attraction of nucleus on valence electron ठीक है, तो एक बहुत ही सरल लफ्जों में, सरल वर्ड्स में मैंने यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग डिफाइन कर दिया कि इट इज द इफेक्ट इन विच द इनर कोर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। आइए अब मैं बेरिलियम के लिए, लिथियम के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिथियम लेता हूँ। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं 2-1। ठीक है, 2-1 यानी लिथियम जो है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन 2 हैं और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए लिथियम का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने जा रहा हूं, मैं यहां पर लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव निकाल रहा हूं, तो लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव कैसे निकल जाएगा? जेड इफेक्टिव निकलता है जेड माइनस सिग्मा करके। ठीक है, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, 3 माइनस, अब इस एटम के, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर के लिए जेड इफेक्टिव निकाल रहा हूं, तो इसके अपने शेल में इसको छोड़कर कोई और इलेक्ट्रॉन है नहीं। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा 0 इंटू क्या 0.35, कुछ नहीं है अपने शेल में, प्लस अगर मैं है ना अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो दो n-1h शेल में, ये nh शेल है ध्यान दीजिएगा, और ये n-1h शेल है। ठीक है, तो दो लोग n-1h शेल में, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 0.85, यानी ये निकल के आ जाएगा 3 माइनस, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा 1.7, ये आ जाएगा 1.3। तो ये मैंने लिथियम का Z निकाला, लिथियम का Z इफेक्टिव आ रहा है 1.3 आता है। ठीक है, इसी तरह से हम और लोगों का भी Z इफेक्टिव निकाल सकते हैं। आइए और लोगों का, एक आध लोगों का Z इफेक्टिव निकालते हैं। लिथियम के बाद बेरिलियम का जेड इफेक्टिव निकाला जाए। बेरिलियम का जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा? बेरिलियम के NH शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी NH शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और n-1h शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका Z निकालने की कोशिश करूं तो इसका Z आ जाएगा Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू रियल न्यूक्लियर चार्ज इज 4 माइनस सिग्मा। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्टिव निकाल रहा हूं तो इसके अपने शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, NH शेल में, तो मैं लिख सकता हूं उसके वजह से शील्डिंग कितनी हो जाएगी? 0.35 इंटू 1। ठीक है, मैंने कहा था NH शेल में अगर आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसके वजह से सिग्मा की वैल्यू 0.35 पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो यहां पर ये 0.35 इंटू 1 हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 इंटू कितना? हाँ 0.85, n-1h के लिए आप कितना हो जाता है? 0.85। तो दिस टर्न्स आउट टू बी 4 माइनस 0.35 प्लस 1.7, 4 माइनस 1.05, ये आ जाएगा 3 पॉइंट कितना 2.95। ठीक है, ये 2.95 हो जाएगा। तो मैंने यहां कोई गलती की है क्या? 4 हाँ, ये मैंने यहां गलती की, ये जोड़ने पर आ जाएगा 2.05, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट कितना 95। ठीक है, तो इसका Z इफेक्टिव कितना आ गया? 1.95। एक और कैलकुलेट कर लेते हैं। इनकी वैल्यूज मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे, और आप देख सकते हैं इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगी 2.6, कार्बन का आता है ना
3.25, नाइट्रोजन का जेड इफेक्टिव आ जाएगा 3.9, ऑक्सीजन का आ जाएगा 4.55, और फ्लोरीन का मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूं, वैल्यू इसकी आएगी 5.2। मैं एक और डिमॉन्स्ट्रेशन चाहता हूं कि व्यूअर्स देखें कि कैसे है ना चीजों को निकाला जाता है। फ्लोरीन के लिए भी मैं निकाल देता हूं। फ्लोरीन के इनर इलेक्ट्रॉन दोगे 2, और कितने हो जाएंगे है ना 5। 2 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैं फ्लोरीन के लिए भी जेड इफेक्टिव निकाल रहा हूं। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड, जेड कितना होता है फ्लोरीन का 9। ठीक है ना, 9 हो जाएगा माइनस 0.35 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो जिसके लिए आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो, बाकी कितने लोग बचे 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखेंगे 6 इंटू 0.35 प्लस अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 1 2। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसे 2 इंटू है ना 0.85, तो दिस टर्न्स आउट टू बी लाइक 9 माइनस 6 5 30, 6 3 18 और 19 20 21, like 2.1 प्लस 1.7, ये आ जाएगा 9 माइनस 3.8 आई गेस, है ना 3.8 आ जाएगा, तो दिस इज लाइक 5.2 आ जाएगा इसका जेड इफेक्टिव। तो इसका जेड इफेक्टिव कितना आ जाता है 5.2। तो अब मैं बिल्कुल इस चीज को पे भरोसा करने लगा हूं कि इधर से इधर जाते वक्त है ना जेड इफेक्टिव की वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है ना बढ़ती चली जा रही है, और इसके बढ़ने अगर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है एटॉमिक रेडियस जो है थोड़ा सा क्या करता जाएगा श्रिंक करता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने है ना एक जनरल ट्रेंड भी देख लिया। मैं फिर से रिवाइज करूं, जनरल ट्रेंड क्या है एटॉमिक रेडियाई का, इधर से इधर जाते वक्त घटता जाता है और ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होता जाता है बढ़ता जाता है। इधर से इधर जाते वक्त घटता है इसलिए क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती जाती है बढ़ती जाती है, और ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ता इसलिए जाता है क्योंकि है ना नंबर ऑफ शेल्स जो है ऐड होते जाते हैं, तो उसका साइज जो है वो बड़ा होने लगेगा। आइए अब इस जनरल ट्रेंड में क्या इररेगुलरिटीज है इस पे बातचीत करते हैं। इररेगुलरिटीज पढ़ते हैं, इररेगुलरिटीज इन है ना एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में क्या क्या इररेगुलरिटी है, तो 3 तरह की इररेगुलरिटीज हैं। पहली क्या, जैसे आप इधर से इधर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो रेडियस घटना चाहिए। जैसे लिथियम का रेडियस जो है वो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है ना, ऐसा है। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि लिथियम बड़ा, बेरिलियम थोड़ा छोटा, बोरॉन थोड़ा सा छोटा, कार्बन और थोड़ा छोटा, नाइट्रोजन थोड़ा और छोटा से, फ्लोरीन छोटा, और नियॉन को और छोटा होना चाहिए था। लेकिन नियॉन है ना अपने पीरियड में नोबल गैसेस सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनली बड़े होते हैं। तो क्या वजह हो सकती है, बड़ी सिंपल वजह है क्या कि यहां से देखिए इन लोगों के लिए क्या डिफाइंड है मेटालिक रेडियाई। ठीक है, मेटालिक रेडियाई। इन लोगों के लिए क्या डिफाइंड है कोवलेंट रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई। तो कोवलेंट रेडियाई और मेटालिक रेडियाई फिर भी कंपेरेबल होते हैं, आसपास होते हैं, लेकिन इनके लिए क्या डिफाइंड है, ये किसी से बॉन्डिंग नहीं करते हैं, इसलिए इनके लिए क्या डिफाइंड है वॉन्डरवॉल रेडियाई। और वॉन्डरवॉल रेडियाई आमतौर पर किसी भी एटम का बहुत बड़ा होता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया है ना 2 से 3 गुना ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो चूंकि उनके लिए वो बॉन्डिंग ही सिर्फ वॉन्डरवॉल कर सकते हैं, इसलिए इनका सिर्फ वॉन्डरवॉल रेडियाई ही डिफाइंड है, और वॉन्डरवॉल रेडियाई आमतौर पे बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनका रेडियस अपने है ना ग्रुप में या अपने है ना जो पीरियड है उसमें सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक इरेगुलरिटी यहां हो गई, क्या मैं इसको लिख देता हूं क्या कि noble gases have largest atomic radii in the group, atomic radii in their period because for them only van der Waal radii is defined. ठीक है, van der Waal radii is defined.
and as we know that van der Waal radii, R van der Waal, is larger than covalent and metallic radii. ठीक है, तो एक जो इरेगुलरिटी तो हो गई। दूसरी इरेगुलरिटी क्या है? दूसरी इरेगुलरिटी ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है, आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देख लीजिए, जैसे आपको कल मैंने लास्ट टर्म में पढ़ाया था कि लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि 3D सीरीज किसे कहते हैं। अब जैसे है ना 3D सीरीज यहां से होता है स्कैंडियम, ठीक है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो इनका बड़ा ही विचित्र ट्रेंड है। होना क्या चाहिए था, स्कैंडियम से लेके जिंक तक है ना रेडियस को लगातार है ना घटना चाहिए था। ठीक है ना, घटना चाहिए था, क्योंकि किसी भी पीरियड में आप जब इधर से इधर आते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, तो रेडियस को घटना चाहिए था। लेकिन इनका बड़ा ही विचित्र ट्रेंड है ना, पहले रेडियस घटता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर बढ़ने लगता है। इनकी रियल जो वैल्यूज है रेडियस की वो भी मेरे पास मौजूद है, लेके आया हूं कि स्कैंडियम का रेडियस होता है 1.44 एंगस्ट्रॉम, टाइटेनियम 1.32, वेनेडियम 1.22, क्रोमियम 1.88, मैंगनीज 1.17, आयरन 1.17, कोबाल्ट 1.16, ठीक है, इवन निकल भी जो है 1.15। निकल का रेडियस भी लगभग इन्हीं के आसपास होता है, निकल का रेडियस होता है 1.15। और फिर कॉपर बढ़ जाएगा, कॉपर का रेडियस हो जाता है 1.17, और फिर जिंक का सबसे ज्यादा होता है 1.25। ठीक है, अच्छा ये ट्रेंड सिर्फ इन्हीं में नहीं है, ये ट्रेंड सब में है। ठीक है, अगर ये 3D सीरीज की आप बात कर रहे हैं, ये सीरीज है 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, अगर आप 4D सीरीज की बात करेंगे तब भी ऐसा ही सीक्वेंस आएगा, अगर आप 5D सीरीज की बात करेंगे तब भी ऐसा ही सीक्वेंस आएगा। ठीक है, तो ये विचित्र सा सीक्वेंस क्यों है सर? ठीक है ना, अगर आप 4D सीरीज की बात करेंगे तब भी सेम सीक्वेंस आएगा, ऐसे आ जाएगा। ऐसे, ठीक है ना, अगर आप 4D सीरीज की बात करेंगे तो वो भी ऐसा ही सीक्वेंस आ जाएगा। 4D सीरीज जो है में भी सेम ट्रेंड है, पहले घटेगा फिर कांस्टेंट होगा फिर बढ़ेगा। 5D सीरीज में भी पहले घटेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा फिर बढ़ेगा। कारण क्या है समझा जाए तो आमतौर पर ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ही छोटे एलिमेंट, छोटे एटम्स होते हैं। आपको याद होगा लोथरमेयर कर्व में भी ये जो है सबसे नीचे आते हैं, इनका एटॉमिक वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो आपने स्कैंडियम से टाइटेनियम जाते वक्त एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और एक प्रोटॉन भी ऐड कर दिया स्कैंडियम में, तो अब टाइटेनियम हो गए। ठीक है, तो एक प्रोटॉन आप ऐड करते हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इस एटम में रिपल्शन, सभी एटम में रिपल्शन बढ़ता होगा पर इसमें अप्रिशिएबल दिखेगा क्योंकि इनका साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, तो छोटा साइज की वजह से रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रोटॉन ऐड करने से अट्रैक्शन बढ़ा और इलेक्ट्रॉन ऐड करने से रिपल्शन नहीं बढ़ा। शुरू में अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा इसलिए इसका साइज क्या होगा, कम होता जाएगा। बीच के केसेस में हर एक ऐड करने वाला प्रोटॉन से जितनी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, हर एक एडेड इलेक्ट्रॉन से वो अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल क्या हो जा रहा है, नलीफाई हो जा रहा है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक दूसरे को क्या करते चले जाएंगे, कैंसिल करते करते चले जाएंगे। इसलिए बहुत देर तक इनका रेडियस ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और लास्ट के समय रेडियस बढ़ने क्यों लगता है, क्योंकि लास्ट के समय जाते जाते रिपल्शन जो है वो अट्रैक्शन को क्या करने लगता है, डोमिनेट करने लगता है, क्योंकि साइज इतना छोटा हो जाता है कि रिपल्सिव फोर्सेस हावी हो जाते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस में। तो इस वजह से ये इरेगुलरिटी दिखाई पड़ती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि 3D सीरीज में जो रेडियस है वो पहले घटता है फिर कांस्टेंट होता है फिर बढ़ता है। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ transition elements every added electron increases
increases inter-electronic repulsion. Inter-electronic repulsion. एक बात. दूसरी बात, इनिशियली बिटवीन स्कैंडियम टू व्हाट है ना, शायद 1.18 हो जाएगा. स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक जो है 1.18 है. स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, ठीक है, बिटवीन स्कैंडियम टू क्रोमियम, क्रोमियम attractive force is dominant over repulsion. ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है, रिपल्शन. कौन सा रिपल्शन अभी तो पढ़ा है ना, छोटे साइज होने की वजह से हर एक एडेड इलेक्ट्रॉन जो है ना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को बढ़ावा देगा. लेकिन शुरुआत में है ना अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो अट्रैक्शन है, रिपल्शन भी है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो साइज थोड़ा सा डिक्रीज होगा. लेकिन कम हो, जैसे जैसे साइज सिकुड़ता जाएगा रिपल्सिव फोर्सेस और ज्यादा क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे. क्योंकि जितना छोटा एटम होगा उतना रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा. तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज करता जाता है, एक समय आ जाएगा जब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएंगे, आसपास हो जाएंगे, कंपेरेबल होंगे. तो दूसरी बात क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग साइज increases the inter-electronic repulsion rapidly. ठीक है ना, बहुत तेजी से बढ़ेगा, rapidly. Decreasing size increases the inter-electronic repulsion rapidly and from manganese to क्या है ना निकल, both attraction and repulsion nullify each other. ठीक है, nullify each other, एक दूसरे को nullify कर देते हैं. ठीक है, इसलिए therefore radius remains constant. Radius constant रहता है. लेकिन जैसे जैसे आप निकल से जिंक की तरफ बढ़ते हैं ना, मैं इसको कह रहा हूं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड एडिंग पॉइंट नंबर 4 हियर. ठीक है, लेकिन जैसे ही आप है ना यहां से निकल से जिंक तक बढ़ते हैं ना, फ्रॉम निकल टू जिंक साइज becomes so small that repulsion dominates and radius increases. ठीक है, तो ये दो इरेगुलरिटी मैंने बताई. तो हमेशा याद रखें कि आप जब नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जनरल बातें तो आनी चाहिए, साथ में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कहां कहां एक्सेप्शन है. स्पेशली जो है ना एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं वो एक्सेप्शंस आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अब ये बात तो हो गई, दो एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे बता दिया कि किसी भी पीरियड में जो नोबल गैसेस होते हैं एक्सेप्शनली बड़े होंगे क्योंकि उनका वॉन डेर वाल रेडियाई डिफाइंड है, और जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके रेडियस में एक विचित्र सा ट्रेंड देखा जाता है. शुरू में तो घटते हैं, फिर कांस्टेंट हो जाते हैं और लास्ट में जाके बढ़ने लगते हैं. ठीक है, इस ट्रेंड के अलावा एक और ट्रेंड है जो रेडियस का, जो थोड़ा विचित्र है. आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. तीसरी इरेगुलरिटी एटॉमिक रेडियाई में जो आती है उसे हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो इसको अच्छे से समझने की जरूरत है कि आखिर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है. ठीक है, तो आइए एक क्रूड पीरियोडिक टेबल बना ही लेते हैं. एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. तीन, चार, 5, 6. ठीक है, तो यहां से छोड़ देते हैं.
ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल क्रूड सा बना लेते हैं। एक पीरियोडिक टेबल है, बीच में भी 10 डिविजन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे भी ऐसा, इसमें 14 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इस तरह का एक क्रूड पीरियोडिक टेबल। अब होता क्या है, यहाँ पे आ जाएगा स्कैंडियम से लेकर जिंक, इट्रियम से लेकर कैडमियम, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, लैंथेनाइड, उसके बाद क्या, हैफनियम से लेकर कहाँ तक, मर्क्यूरी। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा कि लैंथेनाइड के बाद यहाँ पे सीरियम शुरू हो जाता है और फिर ये ल्यूटेटियम तक जाता है। ठीक है, ल्यूटेटियम के बाद फिर हम हैफनियम तक आते हैं। अब होता क्या है, अगर आप अभी मैंने बताया इस सीरीज को हम लोग 3D सीरीज कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 3D सीरीज, 3D सीरीज कहा जाता है, इसको 4D सीरीज कहते हैं और इसको 5D सीरीज कहते हैं। तो पहले तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझा जाए। आपको मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि लैंथेनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो जेनॉन के बाद आता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ लैंथेनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जेनॉन, 6s1 6s2 6s2 4f0 और क्या 5d1 होता है। ठीक है, तो ये लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीरियम का कैसा हो जाएगा, सीरियम का भी ऐसा ही हो जाएगा क्या, जेनॉन 6s2 4f1 5d1। ठीक है, 5d1। तो यहाँ 4f1, पहला 4f यहाँ पे भरा जाता है, 4f1 भरता है, यहाँ 4f2 भर रहा है, यहाँ 4f3 4f4 डॉट 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 यहाँ पे 4f14। अब हो क्या रहा है, आपको पता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो सीक्वेंस होता है वो इस तरह का होता है कि S सबसे ज्यादा, फिर P, फिर D और F का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार F ऑर्बिटल यहां इंट्रोड्यूस होते हैं। देखिए यहां तक अगर आप बात करिए कि ये फर्स्ट पीरियड की, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, कहीं भी F ऑर्बिटल नहीं आया था, लेकिन सिक्स्थ पीरियड में जस्ट यहां से अब F ऑर्बिटल शुरू हो गया है। F ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। तो आप कर क्या रहे हैं, आप यहां पर आपके आप एटॉमिक नंबर्स को भी लिख सकते हैं, 2 10 18 36 54 86। ठीक है, 54 55 56 57 है ना। 57 से जैसे ही आप 58 पे आते हैं, आप एक प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं जिससे न्यूक्लियस की पावर बढ़ जा रही है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन कहां ऐड कर रहे हैं, ऐसे ऑर्बिटल में जिसका ऐसे सबशेल में जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर है। तो न्यूक्लियस में जैसे आप मूव करें, फिर यहां मूव करें, फिर प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन जो है एफ में गया, फिर आप यहां से यहां जाएंगे, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस से बढ़ गया, एफ में इलेक्ट्रॉन गया। अब धीरे धीरे यहां तक आते आते क्या होता है, यहां तक आते आते होता यह है कि 14 प्रोटॉन तो बढ़ गए, 14 प्रोटॉन तो बढ़ गए, यहां से चलिए, यहां से यहां आते आते 15 प्रोटॉन बढ़ गए, जिनके वजह से न्यूक्लियस काफी पावरफुल हो गया। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियस के पावर को कम करने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, जो शील्डिंग करते थे, वो बिल्कुल शील्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करने वाले ऑर्बिटल सबशेल कहां, एफ में चले गए। तो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती गई और न्यूक्लियस की ताकत को कम करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो एफ में है, उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, पुअर होगा। अगर दोनों बढ़ते, तो न्यूक्लियस बढ़ रहा है तो उसको शील्ड करने वाले लोग भी बढ़ते, तो न्यूक्लियस का नेट इफेक्टिव जो ताकत है वो कम बढ़ती। लेकिन जो लोग इसकी ताकत को कम कर सकते हैं, जो इसकी पावर को न्यूक्लियस के कम कर सकते हैं, वो एफ पे जा रहे हैं, जिनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, तो लगभग नगण्य है। तो क्या हुआ, यहां से यहां आते वक्त 15 प्रोटॉन की ताकत बढ़ते ही न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होगा, वो पकड़कर पूरे एटम को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इस वजह से देखा गया है कि है ना, साइज में जबरदस्त डिक्रीज आता है। जैसे लैंथेनम का साइज अगर आप देखेंगे तो 103 क्या पिकोमीटर होता है। ठीक है, 103 पिकोमीटर होता है, लेकिन लैंथेनम से लेके सीरियम पे आते आते ल्यूटेटियम तक जैसे आप पहुंचते हैं, साइज में ड्रास्टिक डिक्रीज आ जाता है। कैन यू इमेजिन,
20 पिकोमीटर, लगभग 20% ऑफ द साइज हैज व्हाट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि लैंथेनाइड में, इन लैंथेनाइड्स में क्या हो गया, साइज का क्या आ जाता है, जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन आता है। जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत ज्यादा साइज में क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में कोई इरेगुलरिटी नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इरेगुलरिटी इन क्या, एटॉमिक रेडियाई, तो इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, साइज को तो घटना ही था, इस तरफ घट गया। हाँ, खास बात क्यों इसको एक अलग टर्म कॉइन किया गया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि साइज एक्सपेक्टेशन से क्या, एक पीरियड में एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा घट गया है। एक पीरियड में साइज में कुछ एक आध एंगस्ट्रॉम का फर्क आ गया तो आ गया, है ना, लेकिन इसमें क्या हो गया, यहां से यहां तक जाते जाते 20% साइज डिक्रीज कर जाता है। इसको हम इसलिए अलग से पढ़ते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज नॉट इरेगुलरिटी, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट द इरेगुलरिटी इन एटॉमिक रेडियस। वो तो बिल्कुल रेगुलर है, घटना था घट गया, ज्यादा घट गया, इसलिए अलग से पढ़ा। अफेक्ट क्या है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, वो इरेगुलरिटी इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जैसे क्या, जैसे ही आप सीरियम से कहां आएंगे, हैफनियम में आएंगे, हैफनियम का साइज क्या है, लैंथेनियम का साइज क्या है 103, और ल्यूटेटियम के बाद जब हैफनियम में आएंगे तो साइज जो है इससे तो कम ही होगा, 86.1 से घट जाएगा, यानी मान लीजिए कुछ 83 हो जाता है। तो कहां 103 और कहां 83, 20 एंगस्ट्रॉम का साइज में क्या आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। और ये सब बहुत छोटे एटम हो जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इन सभी एटम्स में 4f पूरा भरा हुआ है, जो बहुत पुअर शील्डिंग करता है। तो क्या ट्रेंड देखा गया, ट्रेंड ये देखा गया कि अगर आप 3D सीरीज को प्लॉट करते हैं, तो अभी मैंने देखा 3D सीरीज को हम लोगों ने प्लॉट किया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसा था। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अच्छा, ये 3D सीरीज है, 3D सीरीज है। 4D सीरीज का क्या, 4D सीरीज में आप कहां से चलते हैं, इट्रियम, जो भी है, जिरकोनियम वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे करते 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 आप यहां पर आ जाते हैं, कहां पर, है ना, ये इट्रियम है, जिरकोनियम, ठीक है ना, जिरकोनियम, और करते 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 आप यहाँ कैडमियम में आ जाते हैं, है ना। और ये रेडियस और एटॉमिक नंबर का ग्राफ है, एटॉमिक नंबर का ग्राफ है। तो जैसे जैसे आप इधर आते गए, है ना, ये बीच में कांस्टेंट हो गया, बढ़ता गया, ये बिल्कुल ट्रेंड के अनुसार है। और इनसे इनका साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि है ना, आप जैसे ही नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं तो साइज बढ़ जाते हैं, इसलिए स्कैंडियम से इट्रियम बढ़ा है, टाइटेनियम से क्या, जिरकोनियम बड़ा होगा, तो रेडियस ऊपर जाते हुए बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 4D सीरीज से, ठीक है, 4D सीरीज से आप 5D सीरीज की तरफ जाते हैं, इरेगुलरिटी दिखाई पड़ने लगती है, क्या, है ना। यहां पर लैंथेनम का साइज तो बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही आप हैफनियम पे आएंगे, जैसे ही आप जो है हैफनियम पे पहुंचते हैं यहां पर, ठीक है, हैफनियम पे पहुंचते हैं, हैफनियम का साइज लगभग 20% डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये हैफनियम हो जाएगा, और ये इतना डिक्रीज कर जाते हैं कि लगभग इनका रेडियस जो है वो किसके आसपास आ जाता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ऐसे, है ना। 5D सीरीज और 4D सीरीज का रेडियस ऑलमोस्ट एटम्स का क्या हो जाता है, कंपेरेबल हो जाता है। ठीक है ना, कंपेरेबल हो जाता है। क्या सीखा मैंने सीखा क्या इरेगुलरिटी है, जितना स्कैंडियम से हीट्रियम में डिक्रीज बढ़ना था, यहां से यहां आने में उतना नहीं बढ़ता है। ठीक है, लगभग 4D सीरीज का और 5D सीरीज का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्यों हो जाता है, ड्यू टू व्हाट, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो लोग होते हैं उनका साइज एक्सेप्शनली छोटा होता है। तो ये आपका, है ना, इरेगुलरिटी है रेडियस में। होप आप समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, क्या कि जितना क्या इरेगुलरिटी इसमें, 3D सीरीज और 4D सीरीज में जो डिफरेंस था वो 5D सीरीज और 4D सीरीज में नहीं रह जाता है, क्योंकि 5D सीरीज का रेडियस जबरदस्त डिक्रीज कर जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद होने के वजह से। ठीक है, तो ये इरेगुलरिटी पाई जाती है। इस इरेगुलरिटी का बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट है। ठीक है, 4D और 5D सीरीज के मेंबर्स जो है लगभग सेम साइज के होते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है ना, कंपेरेबल होती है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने लगते हैं, और सेम साइज के होने से इनके एलॉयज भी जो बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि एलॉय तब अच्छा बनेगा जब एक मेटल एटम जो है दूसरे के क्रिस्टल में क्या होगा, आसानी से फिट हो जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब दोनों का साइज क्या हो, लगभग कंपेरेबल हो। ठीक है, तो दे फॉर्म वेरी गुड एलॉयज आल्सो। ठीक है,
तो ये एक इरेगुलरिटीज थी, है ना। मैं लिखना चाहता हूं कि ड्यू टू, इस चीज को लिख देते हैं कहीं, ड्यू टू सिमिलर size of 4D and 5D series members, they exhibit a lot of similarity in their chemical properties. तो हम लोगों ने इरेगुलरिटी देख ली। मैं फिर से आपको आगाह करना चाहता हूं कि ये डिक्रीज इन साइज जो है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। डिक्रीज इन साइज जो हुआ है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद वाले एलिमेंट्स में हो जाता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां होता है, लैंथेनाइड्स में होता है। क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? लैंथेनम से ल्यूटिटियम तक जाते जाते ड्रास्टिक डिक्रीज आता है रेडियस में, जिसको लैंथेनाइड सीरीज का क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5D और 4D सीरीज जो है उनके साइज क्या हो जाता है, कंपेरेबल हो जाता है। तो अगर आप कहते हैं कि, है ना, why these guys are similar in size, तो 4D series and 5D series members are similar in size due to lanthanide contraction, अक्सर कई बार लोग सोचते हैं कि इनका साइज डिक्रीज कर गया है, यही लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ये डिक्रीज हुआ है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो ये है, लैंथेनाइड के साइज में क्या, डिक्रीज। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एटॉमिक रेडियाई में इतना बड़ा टॉपिक है ये, जो हम लोगों ने इस लेक्चर नंबर 4 में कवर कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई का डेफिनेशन देखा, है ना, और इसका ट्रेंड देखा, कैसे किन बातों पर ये डिपेंड करता है और क्या क्या इरेगुलरिटीज है, इस पे भी बातचीत की। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में और बात करते हैं आयनिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।